गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज कंटिन्यू करने वाले हैं आज के सेशन को। सेशन स्टार्ट होने से पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कौन सी क्लास हम ले रहे हैं। हमारा बैच जो चल रहा है एमपी पीजीसीएल सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए एमपी पीजीसीएल का रिक्रूटमेंट आया हुआ है जिसका लास्ट डेट कल है। तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए यदि अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है। तो आज हम बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल के अगले चैप्टर की ओर। बिल्डिंग मटेरियल का पहला वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बाइंडिंग मटेरियल वाला। बाइंडिंग मटेरियल वाले सेक्शन में पेमेंट वाले टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम डिटेल में ब्रीफ में आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यदि आप एमपी पीजीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म आपने अप्लाई किया है तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा 50 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है। इस 50 डेज के अंदर कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक आपके प्रॉपर कवर होंगे। इसके अंदर आपके पहले थ्योरी की क्लासेस होगी, साथ साथ इसके अलावा साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। इस लेक्चर को कंटिन्यू देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं। और भी डेमो ऑलरेडी अवेलेबल है। फर्दर कोई भी क्वेरी है इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन तो आपके सिविल इंजीनियरिंग से रहेंगे। और सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट तो फिक्स नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और बिल्डिंग मटेरियल उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, नॉन टेक के 25 क्वेश्चन रहेंगे, एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपका कोर्स का फीचर है, इस कोर्स के फीचर को भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के सेशन को। आज हम बात करने वाले हैं बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल में सेमेंट वाले टॉपिक की हम बात करेंगे। सेमेंट हमारा क्या होता है? एक बाइंडिंग मटेरियल है। सेमेंट हमारा क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको बताया था। बाइंडिंग मटेरियल में और कौन कौन से मटेरियल आते हैं? सीमेंट हो गया, लाइम आता है, आपका जिप्सम आता है। ये सारे क्या होते हैं? बाइंडिंग मटेरियल होते हैं जो दो यूनिट को बाइंड करने का काम करते हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वहाँ बिल्डिंग मटेरियल यूज होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल होता है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू दी पॉइंट चीज़ें बताएंगे जो बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। अच्छा, पेमेंट वाले टॉपिक से कौन कौन से पेमेंट वाले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करना है? एक तो आपको इंग्रेडिएंट वाले टॉपिक अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट कितने कितने परसेंटेज होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है। दूसरा, इनको देखने के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको देखनी होगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद जो आपका टॉपिक रहने वाला है, तीसरा टॉपिक आपका रहने वाला है पेमेंट के अंदर हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑन पेमेंट, पेमेंट में कौन कौन से टेस्ट करते हैं। फोर्थ हमारा जो टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ पेमेंट, टाइप्स ऑफ पेमेंट। और इनके सब टॉपिक भी होंगे जो कि आपको डिस्कस करेंगे। तो 4 टॉपिक मेजर रहने वाले हैं पेमेंट वाले चैप्टर के अंदर। एक तो इंग्रेडिएंट ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्ट ऑन पेमेंट और टाइप्स ऑफ पेमेंट। इन चारों टॉपिक को बहुत ही शिद्दत से यदि आप पढ़ लेंगे तो जो भी क्वेश्चन पेमेंट वाले टॉपिक से आएंगे आप अच्छे से कर पाएंगे। अभी हम बात करेंगे पहले वाले टॉपिक की, बात करेंगे इंग्रेडिएंट ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। पेमेंट किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है, क्या क्या केमिकल फॉर्मेशन होता है, कितने परसेंटेज होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला हमारा इंग्रेडिएंट होता है पेमेंट। पेमेंट क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, बिना बुझा चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन रहता है पेमेंट के अंदर? लाइम रहता है, 62 से 65%। कई बुक में 62 से 67% भी दिया, वो भी सही माना जाता है। तो 62 से 55% पेमेंट के अंदर लाइम रहता है। क्वेश्चन ये भी आता है सबसे ज़्यादा क्या रहता है? लाइम रहता है। अभी आगे फंक्शन वगैरह भी देखेंगे, परेशान नहीं होना है। सिलिका की बात करें तो सिलिका जो होता है, सिलिका का केमिकल फॉर्म क्या होगा? FiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, 17 से 25% होता है। एल्यूमिना Al2O3 ये आपका 3 से 8% होता है। कैल्शियम सल्फेट आपका 3 से 4% होता है। आयरन ऑक्साइड आपका 3 से 4% होता है। मैग्नीशिया 1 से 3% होता है। सल्फर 1 से 3% होता है। एल्केली जो साल्ट्स होते हैं Na2O, K2O, ये 0.2 से 1% के बीच में होते हैं। तो जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, एल्केलीज, हमारे टोटल 8 इंग्रेडिएंट से मिलकर हमारा पेमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पेमेंट का फॉर्मेशन होता है। पेमेंट की खोज पहले किसने की थी आपको कमेंट करके बताना है, अभी हम नहीं बताएंगे, आपको याद होगा। देखिए, तो इंग्रेडिएंट कितने होते हैं? टोटल 8 इंग्रेडिएंट होते हैं।
इन इंग्रेडिएंट केमिकल फॉर्म तो ऑलरेडी सबको आते रहते हैं, बट इनके परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज फेमेंट के अंदर लाइम कितना होता है। कंफ्यूज नहीं होना कि ब्रिक के अंदर लाइम कितना होता है। वो जो ब्रिक वाला है वो अलग रहता है और आपका पेमेंट के अंदर क्वांटिटी अलग अलग होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को लिख लिख के याद रखना है। लाइम कितना होता है, सिलिका एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, एल्कलीज, टोटल 8 इंग्रेडिएंट होते हैं जिनसे मिलकर फेमेंट बनता है। अब अलग अलग इंग्रेडिएंट के एक एक इंग्रेडिएंट के अलग अलग फंक्शन होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो लाइम होता है, लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। लाइम का काम क्या होता है फेमेंट के अंदर, स्ट्रेंथ को बढ़ाना। स्ट्रेंथ जो होती है फेमेंट के अंदर, स्ट्रेंथ कौन इम्पार्ट करता है, लाइम इम्पार्ट करता है। मान के चलो आपके फेमेंट के अंदर लाइम की मात्रा कम है, 62 से 70% नहीं है, 30 से 40% है। उस केस में क्या होगा, जो फेमेंट की स्ट्रेंथ होगी ना वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होती है, मान लो लाइम फेमेंट के अंदर ज़्यादा रहता है तो फेमेंट को फिट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता होगा। आपने सुना भी होगा कि जो लाइम मोटार अपन यूज़ करते हैं, जो दीवारें बनाते हैं, वो काफ़ी टाइम के बाद उसमें स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, क्योंकि फिटिंग फ्लो होती है। अब मान के चलो आपके फेमेंट के अंदर लाइम की मात्रा कम है, तो लाइम की मात्रा कम होगी तो फेमेंट हमारी जल्दी फिट हो जाएगी। तीसरा वाला पॉइंट हमने यही लिखा है कि डिफिशियंसी इन लाइम कॉजेस द फेमेंट टू फिट क्विकली। यदि लाइम की मात्रा फेमेंट के अंदर कम है तो फेमेंट हमारा जल्दी फिट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल में आता रहता है कि मान लो एक्सेस क्वांटिटी में 70-80% हो गए अपना लाइम फेमेंट के अंदर, तो क्या होगा, फेमेंट अनफाउंड हो जाएगी। अनफाउंड का मतलब है कि फेमेंट का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, फेमेंट का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। एक्सेसिव परसेंटेज में आपका मान लो लाइम है तो फेमेंट क्या होगी, एक्सपांड होती है, डिसइंटीग्रेट होते हैं, पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होते हैं, और मेन क्या होता है, एक्सपांड होने का मतलब वॉल्यूम में चेंजेस आएगा। अगेन रिपीट करता हूँ, दो बातें केवल काम की है जो ध्यान में रखनी है भैया। जो लाइम होता है ना, लाइम का जो काम होता है फेमेंट के अंदर स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करना, स्ट्रेंथ को बढ़ाना। अब लाइम की मात्रा कम रहेगी तो स्ट्रेंथ कम होगी, लाइम की मात्रा कम रहेगी तो फेमेंट हमारी जल्दी फिट हो जाती है, क्विक फिट होती है। ठीक है, लाइम की मात्रा मान लो ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी लेकिन हमारा वॉल्यूम चेंज हो जाता है। फेमेंट का क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। कितनी बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो स्ट्रेंथ बढ़ाता है, दूसरा लाइम ज़्यादा रहेगा तो वॉल्यूम चेंज करेगा, कम रहेगा तो फेमेंट जल्दी फिट होती है। इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है लाइम के बारे में। परसेंटेज 62 से 60% होता है। सबसे मेन कंपाउंड क्या होता है फेमेंट के अंदर, लाइम होता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे सिलिका के बारे में। सिलिका को सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, FiO2 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, FiO2 इसका केमिकल फार्मूला होता है। ये क्या करता है, फेमेंट के अंदर स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। ठीक है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ करता है, साथ के साथ फिटिंग टाइम ऑफ फेमेंट को बढ़ा देता है। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक तो फिटिंग टाइम ऑफ फेमेंट बढ़ाता है, फेमेंट मान लो 25 मिनट में फिट होने वाले तो 40 मिनट में फिट होगी, फिटिंग टाइम को बढ़ा देता है। ठीक है, साथ में स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं सिलिका के बारे में। मैग्नीशिया, AmGO मैग्नीशिया में क्या लिखा रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा रहता है। केमिकल फार्मूला MgO होता है। इसका परसेंटेज तो आपने देख ही लिया, मैग्नीशिया का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है आपका, 1 से 3% होता है ना, 1 से 3% होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है मोर देन 2%, यानी 1 से 3% होता है। यानी 1 से 3% का मतलब है कि 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार लिखा है तो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 से 3 याद रहेगा, तो 1 से ज़्यादा 3 से कम नहीं होना चाहिए। एक्सेस मात्रा में मान लो मैग्नीशिया है तो क्या करेगा, एक्सेस मात्रा में मैग्नीशिया रहता है तो फेमेंट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है, फेमेंट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। इन बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आयरन ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है। ये कलर इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, हार्डनेस इम्पार्ट करता है। तीन चीज़ें बढ़ाता है, कलर, स्ट्रेंथ और हार्डनेस। कौन, आयरन ऑक्साइड। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे कैल्शियम सल्फेट के बारे में। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CaFO4 होता है। ठीक है, CaFO4 होता है। अब कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट क्या करता है एक्चुअल में अच्छे समझ लो, आपने जिप्सम भी पढ़ेंगे, आप जिप्सम के बारे में भी पढ़ेंगे। ये क्या करता है, ये आपके रिटार्ड करता है, मान लो फिटिंग टाइम को क्या करता है, स्लो कर देता है, धीरे कर देता है। एक आप कंपाउंड पढ़ेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एक बोगस कंपाउंड होता है जो क्या करता है, फेमेंट में फिटिंग को फास्ट करता है, फेमेंट की फिटिंग को फास्ट करता है। और उसको रोकने के लिए हम क्या डालते हैं, फेमेंट की फिटिंग फास्ट ना हो, थोड़ा धीरे धीरे हो, इसलिए हम कैल्शियम सल्फेट यूज करते हैं। तो इट फ्लो डाउन एंड रिटार्ड द फिटिंग एक्शन ऑफ फेमेंट।
फिटिंग एक्शन ऑफ पेमेंट को कम कर देता है, धीरे धीरे कर देता है। कैल्शियम सल्फेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे अगला जो हमारा कंपाउंड है उसके बारे में, सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में। सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है, FO3 लिख देते हैं। इसका मात्रा 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में रहता है सल्फर तो क्या होता है, सल्फर की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो पेमेंट अनफाउंड होता है। अगला अपना है एल्कली। एल्कली के बारे में जान लीजिए। एल्कली की मात्रा 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.1 से 1% है। इससे एक्चुअली होता क्या है कि एक्सेस मात्रा में एल्कली रहने से एफ्लोरसेंसेस होते हैं, ठीक है। एफ्लोरसेंसेस का मतलब वाइट पैचेस आ जाते हैं, वाइट पैचेस आ जाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो मैंने एक इमेज भी ले रखी है, उसको मैं दिखा दूंगा कि एक्सेस मात्रा में एल्कली रहने से क्या वाइट पैचेस आ जाते हैं। तो आई होप आपको जो ये कंपाउंड है, इन कंपाउंड के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। क्योंकि लिए एक बार रिवाइज करवा लेते हैं कि जो हमारा लाइम होता है, लाइम 62 से 65% या 62 से 65% पेमेंट के अंदर होता है। इसका काम होता है स्ट्रेंथ को बढ़ाना। इसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन अनफाउंड हो जाएगा, पेमेंट का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। कम रहेगा तो फायदा क्या रहेगा, कम रहेगा तो पेमेंट हमारे धीरे धीरे फिट होती है, फ्लोर फिट होती है। ये इंपॉर्टेंट है। सिलिका के बारे में आपने देख लिया। सिलिका क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, और साथ के साथ फिटिंग टाइम ऑफ पेमेंट को बढ़ा देता है, फिटिंग टाइम ऑफ पेमेंट को बढ़ा देता है। इसको PPT आपको मिल जाएगी ऐप के अंदर, तो आप वहाँ से क्योंकि एक बार रिवाइज कर लेना जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो भूलेगा नहीं। अगेन वही चीज़ें हम करेंगे तो कोई मतलब नहीं, टाइम कंज्यूम होगा। तो गाइज अभी हम बात कर रहे थे इंग्रेडिएंट ऑफ पेमेंट के बारे में। तो हमारे पास टोटल 8 इंग्रेडिएंट थे। अलग अलग इंग्रेडिएंट का पेमेंट के अंदर अलग अलग फंक्शन होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, जब आप पेमेंट बनाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है ना। वो रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, एक हमारे पास होता है कैलकेरियस मटेरियल, दूसरे टाइप का जो मटेरियल होता है आर्जिलेशियस मटेरियल। अब कैलकेरियस मटेरियल में क्या डोमिनेंट होता है, कैलकेरियस मटेरियल के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट होने का मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में, मैक्सिमम परसेंटेज क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। लाइमस्टोन क्या होता है, कैलकेरियस मटेरियल होता है, जो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। दूसरे टाइप का जो मटेरियल का यूज होता है वो होता है आर्जिलेशियस मटेरियल। आर्जिलेशियस मटेरियल का मतलब जिसके अंदर क्ले प्रीडोमिनेंट होता है, क्ले की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फेल, क्ले, मर्ल, रॉक, ब्लास्ट, फर्नेस, फ्लैग, ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर जो क्ले की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फिर समझो, आप पेमेंट बनाने जा रहे हो, पेमेंट बनाने के लिए दो टाइप के मटेरियल की जरूरत पड़ती है। एक होता है कैलकेरियस मटेरियल, दूसरा हमारा मटेरियल होता है आर्जिलेशियस मटेरियल, ठीक है। कैलकेरियस मटेरियल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेंट होता है, जैसे कि लाइमस्टोन। दूसरा हमारे पास आर्जिलेशियस मटेरियल होता है जिसके अंदर क्ले डोमिनेंट होता है, क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि फेल, क्ले, मर्ल, रॉक, ब्लास्ट, फर्नेस, फ्लैग। ये चीज़ें हमने आपको बताई थी स्टोन वाले टॉपिक के अंदर, रॉक के अंदर, ठीक है। फेल, क्ले, मर्ल क्या होता है। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो मटेरियल है, आर्जिलेशियस मटेरियल है, कैलकेरियस मटेरियल को क्या करने वाले हैं, देखो मैंने यहाँ पास लिख रखा है आपके लिए। हमारे पास रॉ मटेरियल दो टाइप के हैं, हमारे पास दो टाइप के रॉ मटेरियल हैं। एक तो कैलकेरियस मटेरियल है, दूसरा हमारे पास आर्जिलेशियस मटेरियल है। अब इन दोनों मटेरियल को हम मिक्स करते हैं, इन दोनों मटेरियल को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े में पहले तोड़ देते हैं, फिर गर्म करते हैं। गर्म करते हैं 1400 से 1600 डिग्री टेम्परेचर पर। मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग आगे बताऊँगा। फिर हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास आर्जिलेशियस मटेरियल होते हैं, कैलकेरियस मटेरियल होते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर में गर्म करना। जैसे हमारे पास क्या होता है, चूना पत्थर से चूना ऑब्टेन करते हैं, चूना पत्थर से चूना ऑब्टेन करते हैं तो क्या होता है, FeO प्लस CO2 निकलता है, यही होता है ना। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं ना, कैल्सिनेशन बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से हम कैल्शियम चूना प्राप्त करते हैं, बिना, है ना, चूना प्राप्त करते हैं, लाइम प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं, हम कैल्सिनेशन करते हैं ना, वैसे ही हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, आर्जिलेशियस मटेरियल और कैलकेरियस मटेरियल, इनको हम गर्म कर देते हैं 1400 से 1600 डिग्री टेम्परेचर पर। तो इसमें जो क्लिंकर बनते हैं ना, जो क्लिंकर बनेंगे दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड। तो जो कंपाउंड बनते हैं, जो क्लिंकर बनते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड। बहुत ही जटिल कंपाउंड बनते हैं और इन जटिल कंपाउंड का नाम होता है बोगफ कंपाउंड। क्या नाम होता है, बोगफ कंपाउंड। ये बनता है C3A बनता है, C3F बनता है, C2F बनता है और आपका C4AF बनता है। ये चार टाइप के बोगफ कंपाउंड बनते हैं, ये चार टाइप के बोगफ कंपाउंड बनते हैं। फिर इन बोगफ कंपाउंड को ही रोटरी क्लीन में पीस करके क्या बनाया जाता है, पेमेंट बनाया जाता है, ठीक है। और पीसने से पहले इसके अंदर जिप्सम भी मिलाया जाता है।
पीसने से पहले इसके अंदर जिप्सम भी मिलाया जाता है। जिप्सम की मात्रा कितनी मिलाई जाती है? 2.5 से 3% मिलाई जाती है। ज़्यादा आपको नहीं मिलाना, ज़्यादा मिलाएंगे तो फेमेंट हमारा क्या होता है? अनफाउंड हो जाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्यों मिलाते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे पढ़ूंगा, कंफ्यूज ना होना। जो पहले से पढ़े उनको समझ में आ जाएगा, जो नहीं पढ़े समझ में नहीं आएगा, परेशान नहीं होना। आगे अभी बताएंगे बोगफ कंपाउंड के बारे में, क्लियर हो जाएगा। हमने क्या बोला कि आपने हमारे पास जो मटेरियल थे, कैलकेरियस मटेरियल, आर्जिलेशियस मटेरियल आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बनते हैं, बोगफ कंपाउंड बनते हैं। उनको पीसने से पहले, पीस करके हम क्या बनाएंगे? अनइम्पोर्टेंट फेमेंट बनाने वाले हैं और बहुत टाइप की फेमेंट बनाएंगे। तो फेमेंट बनाने से पहले उसके अंदर हम जिप्सम को ऐड करते हैं। अब जो जिप्सम आप डालते हैं, कितना डालते हैं, क्यों डालते हैं? जिप्सम क्यों डाला जाता है? जो हमारा C3A होता है ना, जो बोगफ कंपाउंड में एक कंपाउंड होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये फटाफट रिएक्ट करता है ना, पानी के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, फ्लैश फिटिंग होती है। अब इस फिटिंग को रोकने के लिए, इसको काउंटर रिएक्ट करने के लिए आपको जिप्सम डालना पड़ता है। और जिप्सम कितना डालते हैं? 2.5 से 3% डालते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बने, दैट इज नोन एज बोगफ कंपाउंड। बोगफ कंपाउंड में जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, बहुत ही फास्ट फिटिंग होता है पानी के अंदर। अब पानी के अंदर बहुत फास्ट फिटिंग होगी, जल्दी हमारा फेमेंट जम जाएगा, काम अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक फिटिंग टाइम तो मिनिमम चाहिए होती है, और मिनिमम फिटिंग टाइम हमको नहीं मिल रही, फटाफट हमारी पेमेंट फिट हो रही है। उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस के अंदर हमें जिप्सम पहले फिर ऐड कर देते हैं, पहले फिर जिप्सम ऐड करके रखते हैं हर एक टाइप के पेमेंट के अंदर। ठीक है, क्विक फिटिंग पेमेंट को छोड़ करके बाकी पेमेंट में हम जिप्सम पहले से ऐड कर देते हैं। और जिप्सम पहले से ऐड करने पर वो काउंटर रेट कर देगा, फिटिंग नहीं होने देगा, है ना। जिप्सम रिटार्ड्स फिटिंग टाइम ऑफ पेमेंट। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे पास 4 बोगफ कंपाउंड बनते हैं। अब इन हर एक कंपाउंड के फंक्शन से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फंक्शन को, फिर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हमारे पास एक बोगफ कंपाउंड है, बोगफ कंपाउंड ऑफ पेमेंट क्या क्या है भैया? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये आपका जो परसेंटेज की मात्रा कहीं पूछता नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान में रखो, 30 से 50% यही रहता है। दूसरा होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये 20 से 40-45% होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A होता है 8 से 12%, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है 6 से 10%। आपको क्या ध्यान में रखना है, पेपर में कहाँ सवाल आते हैं? पेपर में तो पहली बात आपको 4 कंपाउंड के नाम ध्यान रखना है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। क्लियर है? अब जो हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है उसे एलाइड बोलते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट को बेलाइड बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को फेलाइड बोलते हैं, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड को फेलाइड बोलते हैं। ये हमारे पास 4 केमिकल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, 4 बोगफ कंपाउंड होते हैं, एलाइड, बेलाइड, फेलाइड, फेलाइड, पेपर में आया हुआ है। तो केवल आपको नाम याद रखना, परसेंटेज फार्मूला कोई मतलब का नहीं होता, बट याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं है तो 4 याद रहे, एलाइड, बेलाइड, फेलाइड, फेलाइड। क्लियर है? अब इम्पोर्टेंट है इनके फंक्शन के बारे में, तो एक एक करके इनके फंक्शन की एक एक लाइन यदि आप याद रख लेते हैं ना, तो काम हो जाएगा आपका। आगे हम बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है। क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो परसेंटेज बाई मास ऑफ पेमेंट में 30 से 50% रोल अदा करता है। टोटल पेमेंट में 30 से 50% होता है, बहुत ज़्यादा होता है भैया। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये समझने वाली बात है। अब क्या होता है, जो हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है ना, इससे पहले आप क्या जानोगे, हालांकि ये चीज़ मैंने कहीं लिखी है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको जान लो पहले। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हमारे पास जो ये क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, ये थोड़ा जान लोगे तो बोगफ कंपाउंड के फंक्शन पढ़ने में फीलिंग आएगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है कि फेमेंट, जब फेमेंट हमारा पानी से मिलता है, जो हमारे बोगफ कंपाउंड होंगे, जो हमारे बोगफ कंपाउंड होंगे, हमने पीस दिया इनको, हमने क्या किया, पीस दिया, पीस कर दिया, फेमेंट हमारा बन गया। अब जो फेमेंट बना है उसको पानी में मिलाओगे आप, भाई यूज करना तो पानी मिलाना पड़ेगा, मोटार बनाओ चाहे कंक्रीट बनाओ। अब पानी के अंदर आप मिला रहे हो तो इसके अंदर क्या होता है, रिजेक्ट करेगा, इसमें से बहुत सारी उष्मा निकलती, हीट निकलती, इसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज द हीट जनरेटेड व्हेन वाटर रिजेक्ट इन कांटेक्ट विद फेमेंट पाउडर। पानी जब फेमेंट पाउडर के कांटेक्ट में आता है तो हीट जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। अब अलग अलग कंपाउंड में देखेंगे किसमें कितने हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, क्या रोल्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए हम बात करते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में, जो 30 से 50% होता है। देखो
ये क्या करता है, पहली बात तो फास्ट रेट से हाइड्रेशन कर, फास्ट रेट से हीट प्रोड्यूस करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा इसके अंदर होता है। मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन एक होता है रिएक्शन, एक होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है समझो, कि जो आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है ये रैपिड हार्डनिंग के लिए होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं आपको फास्ट स्ट्रेंथ चाहिए ना, आपको फास्ट स्ट्रेंथ चाहिए, आपको फास्ट स्ट्रेंथ चाहिए, तो फास्ट स्ट्रेंथ के केस में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है। फास्ट स्ट्रेंथ के लिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और लेस रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, केमिकल अटैक के लिए रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करता है। अभी कंपैरिजन करेंगे तो क्लियर होगा। दूसरा हमारा होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, जो 20 से 45% होता है। एक्चुअली क्या करता है ना, ये धीरे धीरे फिट होता है। देखो इसमें आपको स्ट्रेंथ फास्ट मिलेगी और इसमें स्ट्रेंथ धीरे धीरे मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे हार्ड होता है, धीरे धीरे हार्ड होता है। इसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि फास्ट रिएक्शन हो रही है, और इसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी धीरे धीरे मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी, काफ़ी टाइम लगता है स्ट्रेंथ को मिलने में। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए आपको होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तीसरा होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है, फास्ट हाइड्रेशन उसमें होता है ना, बहुत जल्दी हाइड्रेशन होता है, और सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन ये प्रोड्यूस करता है। अर्ली फिटिंग चाहिए आपको, अर्ली फिटिंग चाहिए तो आपको ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट चाहिए होगा, ठीक है। अर्ली फिटिंग के लिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट चाहिए होता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड हाइड्रेशन तो फास्ट होता है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के केस में बहुत कम रोल होता है। ओवरऑल स्ट्रेंथ के अंदर जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड होता है इसका रोल कम होता है। क्लियर है चीज़ें? तो इन चारों ही कंपाउंड के प्रॉपर्टी पता होने चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए। हमारा जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फास्ट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा अपना जो है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट आपके अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, धीरे धीरे इसमें हाइड्रेशन होता है। तीसरा हमारा जो है, तीसरा हमारा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, है फास्ट फिटिंग के लिए होता है। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का ज़्यादा रोल नहीं होता। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते रहते हैं। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन किसमें सबसे ज़्यादा होता है, और रेट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये है कि फास्ट हाइड्रेशन हो रहा है, समझना मेरी बात को। रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, लेकिन हीट किसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन तो आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का होता है, बहुत ही फास्ट हाइड्रेशन होता है। फेमेंट पानी से बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है। फिर आपका होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का, फिर होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, फिर होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट का। लेकिन हाइड्रेशन की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट फिटिंग। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फास्ट स्ट्रेंथ के लिए, फास्ट हार्डनेस के लिए। इसके बाद आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड होता है, और फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन अलग अलग होता है, याद रखिएगा। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 865 जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का 500 जूल पर ग्राम होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का हमारा होता है 400 जूल पर ग्राम, और डाई कैल्शियम सिलिकेट का होता है 262 जूल पर ग्राम। ये हमारे पास चार कंपाउंड है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन अलग चीज़ है, हीट ऑफ हाइड्रेशन अलग चीज़ है। हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है फेमेंट, ठीक है, रेट किस रेट से हाइड्रेशन हो रहा है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना, दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। इन कंपाउंड के बारे में सवाल आएगा, अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है, बहुत ही आसान रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे। बस जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना टू दी पॉइंट आपको वही याद रखना है, एग्जाम में सारे सवाल बन जाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ फेमेंट, पानी फेमेंट के लिए पानी की मात्रा कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज़ें देखो सिंपल समझ लो, पानी फेमेंट में आप पानी, फेमेंट के अंदर आप पानी मिक्स करते हैं तो रिएक्शन होती है, फिर क्या कहते हैं केमिकल हाइड्रेशन भी कहते हैं आप लोग। तो 23% वाटर बाय वेट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए केवल 23% पानी चाहिए होता है। अब 23% पानी क्या होता है, 23% पानी किसके लिए चाहिए होता है, केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है फेमेंट पानी मिलने के बाद, ठीक है,
केमिकल रिएक्शन तो बहुत कुछ है, बट यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपके काम का वो चीज़ नहीं है। जो केमिकल रिएक्शन होती है फेमेंट में पानी मिलने पर, वो पानी कितना चाहिए, 23% चाहिए होता है बाई वेट ऑफ फेमेंट। 15% पानी चाहिए होता है जो वाइड्स होते हैं ना, वाइड्स का फिलअप करने के लिए। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन इज दैट इज 38%। 23% हमें चाहिए तो केमिकल रिएक्शन के लिए, 15% चाहिए होता है जो वाइड्स होते हैं उन वाइड्स को फिलअप करने के लिए। तो टोटल हमें 38% वाटर चाहिए होता है बाई वेट ऑफ फेमेंट फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। इस बात को ध्यान में रखना है, सवाल आएगा, सवाल आपको बन जाना चाहिए, क्योंकि अब यही सारी लाइन तो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, एग्जाम में बस इतना ही याद रह जाए तो काफ़ी है, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि इंग्रेडिएंट ऑफ फेमेंट क्या क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट ऑफ फेमेंट में हमने देखा कि 8 हमारे पास होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल ऑफ फेमेंट कौन कौन होते हैं, उस रॉ मटेरियल से जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जो बोगस कंपाउंड बनते हो क्या क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, तो सारे क्वेश्चन तो नहीं, बट कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अच्छा, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सी बुक स्टैंडर्ड आप फॉलो करेंगे। आपको एफएफसी जेई पीवाईक्यू तो लगाना ही लगाना है। एफएफसी जेई पीवाईक्यू को पहले नंबर पे रखना है। तो एफएफसी जेई के जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, आपको सारे के सारे हम क्लास के अंदर करवा देंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हम क्लास के अंदर करवाते जाएंगे टॉपिक वाइज। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने 2 टॉपिक पढ़े, 2 टॉपिक के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पहला है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एफएफसी जेई 2007 में सवाल पूछा हुआ है। क्या सवाल पूछा हुआ था, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। जो हमारा सीमेंट बनाते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट पे लिखा रहता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट लिखा रहे, पोर्टलैंड सीमेंट लिखा रहे, या फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट लिखा रहे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक हमने बताया है। देखो, अभी हमने जो केमिकल कंपोजिशन बताया है ना, इंग्रेडिएंट बताया है हमने कि लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन, मैग्नीशियम के लिए कितना होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। क्योंकि फिटिंग सीमेंट में अलग होगा, हाई एल्यूमिना सीमेंट में अलग होगा, लेकिन हमने आपको बताया है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, सो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर प्रपोर्शन क्या क्या होता है, लाइम 63%, सिलिका 22%, अदर हमारे पास 15% है। लाइम 70%, सिलिका 20%, अदर 10%। लाइम 40%, सिलिका 40%। भैया लाइम 40% तो होता ही नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। लाइम 70% भी नहीं होता। ठीक है, लाइम तो 70% नहीं होता ना, लाइम तो 62 से 67% होता है केवल। लाइम कितना होता है, 62 से 67% होता है। ये चीज़ें हमने आपको बताई है। अब आपने क्लास को सीरियसली आप देखे होंगे तो आपको तो याद भी हो गया होगा, अब तक में तो आपको याद भी हो गया होगा। देखिए, लाइम कितना होना चाहिए, 62 से 67%, तो 62 से 67%। सिलिका 17-25%, यानी 22% सही है। बाकी के तो आपके कम भी रहेंगे तो चलेगा ना, 3%, 8% आपको जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट कितने परसेंट होता है, 10-15% के आसपास। तो 2 मेन आपको पकड़ के रखना है कि इनका क्वांटिटी याद रहे आपको। लाइम 62 से 67% और सिलिका 22%, यानी 17-25% है तो 22% सही है। सो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। एक बार क्योंकि फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों का कि लाइम आपका 62 से 67 है, 62 है 65%, एल्यूमिना 17 से 25, एल्यूमिना नहीं, एल्यूमिना 3 से 8, सिलिका 17-25, कैल्शियम सल्फेट 3 से 4, आयरन ऑक्साइड 3 से 4, मैग्नीशियम 1 से 3, सल्फर 1 से 3, एल्कलीज 0.2 से 1%। एल्कलीज में क्या आता है, Na2O आता है, ज़्यादा मात्रा रहने से पैचेस आ जाते हैं, ये फ्लोरोसेंसिस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या लिखा है, द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। केवल आसान आसान सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल लेंगे, इजी डिफिकल्ट सब कुछ ले लेंगे, बट अभी जो लिखे हैं उनको कर लीजिए। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, जो हमारी पोर्टलैंड सीमेंट होती है, तो मेजर इंग्रेडिएंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर इंग्रेडिएंट। मेजर इंग्रेडिएंट का मतलब परसेंटेज, परसेंटेज किसका कितना ज़्यादा रहता है। अभी हमने ये चीज़ें आपको बताई है। देखो, अभी लाइम एंड सिलिका का लाइम कितना होता है, 62 से 67% होता है। ठीक है, 67 हमें याद है, 65 चलता है। सिलिका कितना, 17 से 25% होता है। लाइम हमारा कितना, एल्यूमिना तो हमारा 3 से 8 हो जाएगा ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। सिलिका 17-25 तो भी नहीं हो सकता क्योंकि एल्यूमिना इसमें दिया है। तो मेजर की जब बात करता है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में लाइम और सिलिका होता है। इंपॉर्टेंट है, आपके लफ्जों में याद होना चाहिए कि 62 से 67% होता है, सिलिका 17-25 होता है, यानी ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर होगा। चलिए
अगला सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेमेंट, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल फिटिंग टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेमेंट का हो चाहे ब्लॉक ऑफ कंपाउंड का हो, बात तो वही हो गई ना, क्योंकि अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट ही है। तो जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल फिटिंग टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के इनिशियल फिटिंग टाइम ऑफ, इनिशियल फिटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, कौन होता है भैया, कौन होता है, फटाफट बताइए। ये चीज़ हमने बताई कि जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्टीमेट यानी लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रेंथ अचीव होने वाली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट फास्ट हार्डनिंग के लिए, फास्ट हार्डनिंग या फास्ट स्ट्रेंथ के लिए होता है। जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है C3A विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट फिटिंग, किसके लिए होता है? फास्ट फिटिंग, यानी इनिशियल फिटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए अगला सवाल है 50 जो 2010 में आया था। गुड वेराइटी ऑफ पेमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ, हमें गुड वेराइटी की पेमेंट चाहिए, तो गुड वेराइटी ऑफ पेमेंट के अंदर हायर परसेंटेज में क्या रहेगा? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रहेगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रहेगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट रहेगा, इनमें से कोई नहीं। सवाल आपके स्क्रीन पे, आंसर भी आपको करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमें गुड वेराइटी ऑफ पेमेंट चाहिए, हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेमेंट चाहिए, तो किसकी मात्रा आप ज़्यादा रखेंगे? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, डाई कैल्शियम सिलिकेट की। इसके हम रखेंगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की। क्यों रखेंगे? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, चीज़ें आपने देखा। देखो जो अपना ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है ना, सबसे बात इंपॉर्टेंट है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? हमारे पास रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन दोनों में अंतर है। एक तो हमारे पास 500 जूल पर ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, और इससे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेमेंट के अंदर उसके स्ट्रेंथ पे। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है? सबसे ज़्यादा और सबसे फास्ट स्ट्रेंथ के लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ डाई कैल्शियम सिलिकेट देता है, लेकिन फास्ट स्ट्रेंथ कौन देता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देता है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा हम ज़्यादा रखते हैं। बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल के लिए आप क्या करो? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3F की मात्रा को बढ़ा दो, सीमेंट की क्वालिटी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे है। ठीक है, जस्ट मिनट एक्चुअली क्या हुआ था ना, लाइट ऑफ हो गई थी तो मेरा सिस्टम बंद हो गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। बहुत अच्छी बात है, हमारा वीडियो बचा हुआ है। एक्चुअली ना लाइव क्लास नहीं होती तो इशू आता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोगस कंपाउंड ऑफ पेमेंट, अच्छा ये क्वेश्चन कर रहे थे ना, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोगस कंपाउंड ऑफ पेमेंट लाइब्रेट्स मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कौन है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिराइड, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब ऐसे सवालों को कैसे आप टिक कर पाएंगे बताइए? ऐसे सवालों को आप तभी टिक कर सकते हैं जब आपको इनको पता रहना चाहिए। मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन होता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है? मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन है? 865 जूल पर ग्राम, 865 जूल पर ग्राम। तो ये जो सवाल है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 865 जूल पर ग्राम। ये आपका 500 जूल रहता है, इसका 262 रहता है, इसका 400 के अप्रॉक्सीमेट रहता है। अब ये चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रहेंगी तभी तो आप कर पाएंगे ना,
तभी तो आप कर पाएंगे। तो सवाल के आंसर क्या था कि मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी सारे के सारे क्वेश्चन के फॉर्म में ऑलरेडी आई हुई है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कलर चेंज करते हैं। आउट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फेमेंट नेमली ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, द फर्स्ट टू फेट एंड हार्ड। पहले कौन फेट होता है और हार्ड हो जाता है? पहले कौन फेट होगा और हार्ड हो जाएगा? फेट होकर के पहले कौन हार्ड होता है? बताइए फटाफट। सवाल तो बहुत अच्छा है, तो बताइए कि पहले कौन फेट होता है और हार्ड होता है। सबसे पहले जो फेट होता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। कौन फेट होता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? Fe3A। Fe3A हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है? 865 जूल पर ग्राम होता है। तो इन सवालों के जवाब आपको बन जाएंगे यदि आप प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में। डाई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में SSC जे 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। हाइड्रेट रिपीडली, भैया हाइड्रेट रिपीडली नहीं होता, इसको काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे फ्लो हाइड्रेशन होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका बहुत ही कम है, 262 जूल पर ग्राम है, तो बहुत धीरे धीरे होता है। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाँ हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस जनरेट करता है, ये बात तो सही है। हाइड्रेफ रिपीडली, भैया हाइड्रेशन बहुत धीरे धीरे होता है, तो हार्ड कैसे होगा? ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हैज लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट, भैया मोर रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर सल्फेट अटैक को नहीं होने देता, मतलब उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट प्रोवाइड्स मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, तो इसका भी आंसर ये भी गलत है, ये आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि धीरे धीरे फेट होता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, कितना होता है? 262 जूल पर ग्राम होता है, और मोर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सल्फेट अटैक। तो यहाँ पर फ्लेफ लिखा है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है सर, तो अच्छी बात है, आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। वाइट सेमेंट शुड हैव लिफ्ट परसेंटेज ऑफ, तो अभी तो क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है, अभी सेमेंट के टाइप्स को हम पढ़े ही नहीं है, तो क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाटर इज एडेड टू सेमेंट, सेमेंट के अंदर हम पानी को मिलाते हैं तो क्या होगा? हीट इज जनरेटेड, हीट इज ऑब्जर्व्ड, केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड, बोथ हीट इज जनरेटेड एंड केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड। सिंपल सी बात है, जब आप पानी वाटर के अंदर सेमेंट को मिक्स करेंगे, वाटर के अंदर सेमेंट में पानी मिक्स करेंगे, एक्चुअली होता क्या, सेमेंट में पानी डालते हैं, पानी में सेमेंट डालते हैं, सेमेंट में आप पानी डाल रहे हो, तो जब सेमेंट के अंदर पानी डालते हैं तो हीट जनरेट होती है, उपमा निकलती है। आप प्रैक्टिकली भी देखे होंगे, करके देखिएगा, निकलता ही है। तो क्या हीट निकलती है, हीट निकलती, साथ के साथ उनके अंदर रिएक्शन बहुत सारी होती है ना। जो केमिकल रिएक्शन के लिए 23% वाटर चाहिए होता है ना, उसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, दोनों ही चीज़ें एक साथ होती है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। केमिकल रिएक्शन के लिए कितना पानी चाहिए होता है? 23%। जो एयर वाइट्स होते हैं उनको फिलअप करने के लिए 15%, तो टोटल रिक्वायरमेंट वाटर कितनी होती है? 38%। इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको ही, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल पूछा हुआ है, इफ फ्लोरोसेंसेस इन फेमेंट इज काज्ड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ, इफ फ्लोरोसेंसेस इन फेमेंट इज काज्ड, अब इफ फ्लोरोसेंसेस हो रहा है फेमेंट के अंदर, क्यों हो रहा है? किसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इफ फ्लोरोसेंसेस की प्रॉब्लम हो रही है? एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होने से, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने से, एल्कली की मात्रा ज़्यादा होने से। एल्कली की मात्रा यानी Na2O और K2O, इनकी मात्रा ज़्यादा होने से इफ फ्लोरोसेंसेस की प्रॉब्लम होती है। अब इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.1 से 1% होती है, 0.1 से 1% होती है, ठीक है, 0.1 से 1% होती है। अब इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो सीमेंट कंक्रीट जो होते हैं ना, छत पड़े होंगे तो आप देखें भी कंक्रीटिंग हुई होगी, वाइट पैचेस आ जाते हैं। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, लाइक दिस, ये आप देखो वाइट पैचेस आ जाते हैं, ये छत पे क्या होते हैं? ये वाइट पैचेस आ जाते हैं, वाइट पैचेस, इसी को इफ्लोरेसेंसेस कहते हैं, ठीक है, इफ्लोरेसेंसेस कहते हैं। एक्सेस मात्रा में एल्कली की होने की वजह से जो सरफेस ऑफ द कंक्रीट होता है उसके अंदर क्या होता है कि देखो एक्चुअली क्या होगा, टेम्परेचर रहेगा, तो टेम्परेचर की वजह से वेपर है ना, पानी वाफ बन के उड़ेगा। जब पानी वाफ बन के उड़ता है तो जो सरफेस पार्टिकल जो Na2 होता है, K2 सरफेस में आके चिपका रह जाता है, ठीक है। हमारा पूरा का मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको। जैसे सरफेस है, ठीक है, कंक्रीटिंग मान लो हुई है, यहाँ कंक्रीटिंग हुई है, तो अब कंक्रीटिंग तो हुई है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो पानी है वो वेपोराइज भी होगा,
तो Na2 और K2 की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से सरफेस में आके वाइट पैचेस क्रिएट कर देते हैं, वाइट पैचेस जैसा आपको दिखते हैं। इसको बोलते हैं इफ्लोरफेम्फेस। क्या बोलते हैं? इफ्लोरफेम्फेस। क्लियर है चीज़ें? बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ क्या है? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर किसके साथ? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो सिंपल सी बात है भैया, इसका आंसर क्या होगा कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता है तो केमिकल रिएक्शन पानी के किसके किसके साथ में होता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी चारों कंपाउंड के साथ में होता है। तो ऑल ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि चारों कंपाउंड का ही तो पिसा हुआ फॉर्म है। ठीक है, चारों कंपाउंड को आपने ग्राइंडिंग किया है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे है। एफएससी जेईई 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्जिलेशियस मटेरियल आर दोज। आर्जिलेशियस मटेरियल हम किसको कहते हैं? हमने आपको दो टाइप की चीज़ें बताई थी कि भैया रॉ मटेरियल में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। हमारे पास होता है कैलकेरियस मटेरियल होता है, दूसरा हमारे पास होता है आर्जिलेशियस मटेरियल। अब आर्जिलेशियस मटेरियल और कैलकेरियस मटेरियल हमने क्या बताया था? कैलकेरियस मटेरियल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेंट होता है। कैलकेरियस मटेरियल का एग्जाम्पल क्या था? हमारे पास लाइम स्टोन था। तो लाइम स्टोन में क्या डोमिनेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मीन्स कि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। आर्जिलेशियस मटेरियल में फेल, क्ले, मर्ल, ब्लास्ट, फर्नेस स्लैग सारे एग्जाम्पल थे। इसके अंदर क्ले प्रोडोमिनेंट होते हैं, क्ले की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब देखते हैं सवाल क्या पूछा हुआ है। आर्जिलेशियस मटेरियल आर दोज विच हैव एल्यूमिना एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसके अंदर एल्यूमिना एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में होता है। विच एज लाइम इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, भैया लाइम तो कैलकेरियस मटेरियल में होता है। विच इवॉल्व हीट ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, विच इजली ब्रेक व्हेन हैमर्ड लाइटली। नहीं भैया, इसके अंदर एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा रहेगी, यानी लाइक क्ले की मात्रा लिखा रहे एल्यूमिना की मात्रा, तो आपका एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा रहती है। ठीक है, एल्यूमिना लाइक क्ले। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे एफएससी जेईई 2017 में पूछा हुआ सवाल है, व्हाट इज द वाटर फेमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन इन हाइड्रेशन ऑफ फेमेंट। वाटर फेमेंट रेशियो कितना चाहिए होता है कंप्लीट कंप्लीट रिएक्शन के लिए? कंप्लीट रिएक्शन के लिए जब हाइड्रेशन ऑफ फेमेंट होता है, फेमेंट में पानी मिलाते हैं तो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होती है, उस टाइम पर फेमेंट वाटर फेमेंट रेशियो कितना चाहिए होता है? टोटल 38%, यानी 0.38% वाटर हमें रिक्वायरमेंट होती है फॉर कंप्लीट रिएक्शन के लिए। ठीक, कंप्लीट के लिए, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। ठीक है, जब हाइड्रेशन ऑफ फेमेंट होता है तो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए 38% वाटर चाहिए होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 0.35 to 0.45, 23% केमिकल रिएक्शन के लिए, 15% वाइट्स के लिए, तो टोटल 38% चाहिए होता है, यानी 0.38। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है चीज़ें? बहुत बढ़िया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सवाल को देखिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट कंटेंट विच हैज टू बी रिड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ क्लिंकर ग्राइंडिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ क्यूक फेटिंग फेमेंट। क्यूक फेटिंग फेमेंट का मतलब क्या है, आगे पढ़ेंगे। क्यूक फेटिंग फेमेंट यानी ऐसे फेमेंट हमको चाहिए जो तुरंत फेट हो जाए। जैसे आप रिपेयरिंग आप रोड करोगे, क्या करो, रोड की रिपेयरिंग करोगे, तो हमें तुरंत ऐसा फेमेंट चाहिए होता है कि भैया फटाफट हमें रोड में ट्रैफिक भी तो चालू करना है, बहुत टाइम तक बंद नहीं कर सकते, बाईपास देंगे लेकिन बहुत टाइम तक बंद नहीं कर सकते, तो हमें ऐसे पेमेंट चाहिए जो क्विक फिटिंग हो जाए। तो क्विक फिटिंग यानी फास्ट फिटिंग हो जाए। तो आप क्या करते हैं, जब पेमेंट की हम ग्राइंडिंग करते हैं, जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कंपाउंड होते हैं, जब उनकी ग्राइंडिंग करते हैं उस टाइम पे हम क्या डाल देते हैं, जिप्सम डाल देते हैं। जिप्सम की मात्रा आपको 2% से कम रखनी है, क्योंकि जिप्सम का काम होता है फिटिंग टाइम को बढ़ा देना। फिर क्या होता है, जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, इसकी मात्रा में ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्विक फिटिंग पेमेंट के अंदर। क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फास्ट फिटिंग के लिए। अब जब फास्ट फिटिंग हमें कम करनी होती है तो जिप्सम मिलाते हैं, तो जिप्सम की मात्रा को आपको कम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लिंक करना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यदि आपके लिंक रहेंगे ना, तो फिर सवाल तो बन ही जाते हैं, सवाल में कुछ खास रहता नहीं है। ठीक है, सवाल के अंदर कुछ खास होता नहीं, फिर आपके लिए आसान हो जाता है। तो इन क्वेश्चन को आपको कर लेना है जो हमने अभी बताया। तो हमने कितने टॉपिक को स्टडी कर लिए? हमने आपको अभी 2 टॉपिक के बारे में मेनली जो हमने पढ़ा, इंग्रेडिएंट ऑफ फेमेंट और बुक ऑफ कंपाउंड के बारे में जितने सवाल पूछे गए तो उन सारे सवालों को हम कर लिए हैं।
अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहने वाला है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास लिखा नहीं है ना, चलो एक मिनट। हम बात करने वाले हैं टेस्ट ऑन पेमेंट के बारे में। पेमेंट के अंदर कौन कौन से हम टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट ऑन पेमेंट। अब ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेमेंट से हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होती है ना। तब जब हमें कोई परफॉर्मेंस चाहिए होगी तो उसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी बिल्डिंग मटेरियल हो उसको यूज करने से पहले उसका टेस्ट करते हैं। दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक हमारा होता है फील्ड टेस्ट, एक हमारे पास क्या होता है फील्ड टेस्ट होता है, दूसरा हमारे पास होता है लेबोरेटरी टेस्ट। ये तो जो आप फील्ड में कर सकते हैं, भैया पेमेंट है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, आपने पेमेंट को देख करके आपने चेक कर लिया, फील्ड में कर लिया जो भी टेस्ट करना है। दूसरा होता है कि भैया वो लैब में पॉसिबल है, फील्ड में नहीं है, आपको कलर टेस्ट करना है तो फील्ड में कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करनी है तो फील्ड में कर सकते हैं, स्ट्रेंथ चेक करनी है तो फील्ड में कर सकते हैं। लेकिन और बहुत सारे टेस्ट है, जैसे फाइनेंस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी, सिटिंग टाइम, फाउंडनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये जो सारे के सारे टेस्ट होते हैं ना, लगभग ये जो 6 टेस्ट होते हैं आपको लेबोरेटरी में करने पड़ते हैं, लैब के अंदर करने पड़ते हैं। अब ये जो टेस्ट है ना, इन टेस्ट से क्या पूछा जाएगा, हर एक टेस्ट के बारे में 2-4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। साथ में इनके इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, इन सब के बारे में। तो टेस्ट ऑन पेमेंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, किसी भी एग्जाम के लिए, और आपके MPPGCL के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हर एक टेस्ट को देखेंगे, हर एक टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन अब तक के बने होंगे उन क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। MPPGCL का हमारा डेडिकेटेड बैच चल रहा है, उस डेडिकेटेड बैच को आप ज्वाइन करके बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइज देखिए, अब आप बोलें सर वैकेंसी कम है, देखो वैकेंसी कभी कम रहती कभी ज़्यादा, लेकिन यदि आपके प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल की है ना तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और द सिविल पॉइंट इस पर क्या फैसिलिटी दे रहा है, एक तो कंप्लीट कोर्स हम दे ही रहे हैं, आपके केवल फीस कितनी है 2999 रुपीज़ केवल फीस है ना। 3000 के अंदर कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक दे रहे हैं। साथ के साथ आप इस बैच को लेते हैं, अब फ्यूचर में कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हम डिडक्शन भी देते हैं। आप MPPFC का बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरी फीस डिस्काउंट, आप न्यू टारगेट बैच ज्वाइन करते हैं आपकी पूरी फीस डिस्काउंट। तो ऑलरेडी आपका रिफंडेबल है ना, आपका रिफंडेबल है, लेकिन आपका फ़ायदा भी है कि बहुत ही डेडिकेटेड क्लास मिल जाएगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी जाइए द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है, बैच को ज्वाइन करना है, सर्च करना है क्या स्टोर में MP